जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम 3 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इन 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम 2-3 क्लास आपको कवर करवा चुके हैं। पहले हम 10 क्लास हिस्ट्री की कवर करवाते हैं, फिर 10 क्लास पॉलिटी की कवर करवाएंगे, फिर 10 क्लास आपके ज्योग्राफी की कवर करवाएंगे। ठीक है, जो आने वाले उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, वीडियो वीपीडीओ और पटवारी लेखपाल के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम डिटेल सॉल्यूशन को भी देख रहे हैं और हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आजकल नए तरीके के जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने न्यू पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्त काल और उसके बाद है गुप्तोत्तर काल। इन दोनों काल को आज हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदुरा और चील। चौल, ये 3 चीजों को आपको याद रखना। एक तो घंटसाला, एक कदुरा और एक है चौल। इन 3 चीजें क्या होती थी? ये होती थी आपका विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। बंदरगाह समझते होगे आप लोग क्या होता है करके, तो उन्हें इन्हें क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, घंटसाला की बात करें, कदूरा की बात करें, चौल की बात करें। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी गुप्त वंश का संस्थापक आपको पता होना चाहिए कौन है, श्री गुप्त है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें इसमें याद होना चाहिए। प्रतापी शासक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। तो इनके बारे में डिटेल से हम नीचे क्वेश्चन आते रहेंगे, डिटेल से इनके बारे में बात करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप संबंध क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये दोनों भूमि के मापने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? कुल्यवाप और द्रोणवाप, ये भूमि मापन के लिए होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड के में भी इनका यूज होता था। आप लोगों ने उत्तराखंड की परीक्षा वाणी में भी ये पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है? जबरदस्ती काम कराने वाले को बलात्श्रम कहते हैं। ठीक है, या इसको विष्टि भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न ये बना था, उत्तराखंड पीसीएस की बात कर रहा हूँ, विष्टि क्या है? तो विष्टि क्या होता है ना, जबरदस्ती काम कराने वाला जो काम, मतलब जबरदस्ती कामदारों से जबरदस्ती काम कराने के लिए क्या क्या किस शब्द का यूज होता है, तो उसके लिए विष्टि शब्द का यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या आपसे है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान है। ये आपका गलत है। बिलात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता है। ये भी आपका गलत होता है, इसको जबरदस्ती काम करवाया जाता तो। और उसके बाद फिर डी के है आपका, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रम के रूप में भेज दिया जाता था। ये भी आपका गलत कथन है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका आंसर क्या है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलात्श्रम क्या होता था? किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराने के लिए बलात्श्रम शब्द का यूज होता है, जिसे हम विष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्टि कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो गुप्त वंश से चलते आ रहा है, तो चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, फिर पहले चंद्रगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब राजा आते रहेंगे। धीरे धीरे करके इनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है, एक कथन आप बिल्कुल याद रखना, जब भी शक की बात आएगी ना, तो हमेशा चंद्रगुप्त द्वितीय है। गुप्त वंश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर शक को हराने का काम जो किसने किया था, वो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है, हुणों की बात करेगा तो स्कंदगुप्त आएगा, वो आगे हम उसकी बात करेंगे। अगर शक की बात करेगा तो वो कौन आएगा आपका, वो आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। ठीक है, इसकी कहानी भी आपने सुनी होगी। उसके बाद फिर क्या है आपका दूसरा कथन, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन होती थी। कितनी ग्रेन होती थी? लगभग 33 ग्रेन। अब एक ग्रेन में कितना ग्राम होता है, तो एक ग्रेन में लगभग आपका 0.77 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक ग्रेन में लगभग 0.77 ग्राम होता था। आप लोग अगर ऐसे 33 ग्रेन ना दे दे तो आपको ग्राम में दे दे या किलो में दे दे, तो वो भी आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक कथन भी सही है, दो भी सही है। तो एक और दो किस ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। 5वां कथन क्या कह रहा है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ठीक है। तो परम भागवत की उपाधि वैसे लगभग हर गुप्त शासक ने की थी, लेकिन फिर भी किसी सबसे पहले जो किसने की थी, तो ये सबसे पहले की थी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत का नेपोलियन कहेगा तो वो आपका समुद्रगुप्त हो जाता है। कविराज की बात करेगा तो भी समुद्रगुप्त आ जाएगा। और एक होता है प्रक्रमांक, प्रक्रमांक, तो इसकी उपाधि भी धारण करता कौन है, ये भी आपका समुद्रगुप्त है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और रामगुप्त, वही रामगुप्त ने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी, तो ये भी आपका नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रखी थी, ये भी याद करना, ठीक है। मेन समुद्रगुप्त का आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सूची दो से सूची एक को मिलाना है यहाँ पर। एक तरफ इनकी उपाधि दे रखी है, दूसरी तरफ इनका नाम दे रखा है, ठीक है। तो अशोक की उपाधि क्या आती है, प्रियदर्शनी, पहले का हो जाएगा 2, पहले का हो गया 2, ठीक है। समुद्रगुप्त को आज अभी मैंने आपको बताया था प्रक्रमांक, तो दूसरे का हो जाएगा 1। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करके नाम सुना होगा, तो इसका हो जाएगा 4। और स्कंदगुप्त की है कर्मादित्य, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7वां है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि की जो पेंटिंग है आपकी वो अजंता की गुफाओं में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजंता की गुफाएं आपको कहाँ दिखेंगी, महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8वां। चीनी स्रोत के अनुसार, अब चीन के स्रोत क्या है आपका, ह्वेनसांग का जो हो जाएगा और जो फाइयान वाले दोनों भारत में आए थे। तो चीन स्रोत के अनुसार श्रीलंका के जो शासक थे, कौन थे, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया के बौद्ध मंदिर में कौन से बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास से के लिए एक मिशनरी के लिए भेजा था, ठीक है। मतलब कोई चीन के या स्रोत के अनुसार हम ये कह रहे हैं, जो श्रीलंका का जो राजा था जिसका नाम क्या था, मेघवर्मन ने, इसने कहा था कि मैं गया में एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो इसने इसके लिए गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी। तो वो कौन सा राजा था, वो राजा था आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ठीक है। इसने इस उपाधि दी थी, मतलब उपाधि जो कह रहा हूँ, इसने मतलब क्या दिया था, मतलब परमिशन दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, सुश्रुत, सौमिल्य, शौद्रक और सोनक, ठीक है। तो यानी कि इनमें से कौन सा जो गुप्त काल में औषधि के लिए, तो औषधि की बात आएगा तो ऑप्शन ए सुश्रुत हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही बात करते हैं सौमिल्य क्या था, सौमिल्य एक नाटककार थे, ठीक है, ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं है, ये भी नाटककार थे। और शूद्रक ये भी आपका नाटककार थे, ठीक है। शूद्रक की एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक क्या है, इनकी एक वो है बुक है, मतलब इनकी एक रचना है, तो रचना का नाम क्या है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की बार बार पूछता है पेपर में, तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो ये आपका शूद्रक की, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये शौनक क्या है, एक संस्कृत साहित्य ग्रंथ है, ये भी आपको याद, मतलब इन्होंने एक संस्कृत साहित्य की नाटक की रचना की थी, ये किसने की थी, शौनक ने, संस्कृत साहित्य की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ये मृच्छकटिकम आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, चारवाक की जब भी बात करेगा आपको लोकायत करना होगा, चारवाक लोकायत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशपुरुष अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो पहला कथन क्या कह रहा है इसमें, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह भारत में विज्ञान परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है, इस अभिलेख में दशपुर के पश्चिमपुर भी कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथा कथन क्या कह रहा है आपसे, चौथा कह रहा है इस अभिलेख को भवभूति ने की थी, अभिलेख की स्थापना मतलब रचना किसने की थी, भवभूति ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना भवभूति ने नहीं बल्कि किसने की थी, इसकी स्थापना की थी आपका वत्स भट्ट ने, किसने की थी, वत्स भट्ट ने, वत्स भट्ट ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है प्रश्न
जो ये ऊपर आपको दिया गया है बंधु वर्मन, तो ये बंधु वर्मन का संबंध किससे है पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बंधु वर्मन, एक बात, बंधु वर्मन का जो संबंध है ओलविकार वंश है, ओलोविकार, अलौकिकार भी कह सकता है, अलौकिकार वंश से संबंधित है, ठीक है। और ये दसपुर कौन सा अभिलेख है, दसपुर यानी कि मंदसौर, मंदसौर बात करें या दसपुर बात करें दोनों सेम है, ठीक है। ये मंदसौर अभिलेख भी सेम ही है, मतलब इसका नाम दशपुर भी है, ठीक है। दशपुर एक जगह का नाम था, जगह में एक दशपुर, और मंदसौर भी वही का नाम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये समझ में आपके आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा है, 12वां है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, बिल्कुल सामंती व्यवस्था इन्होंने लागू की थी, यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इलाहाबाद करें या प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, दोनों सेम है। तो इसमें देख कथन कौन सा सही है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों की एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है, ये आपका बिल्कुल सही है, और यही आपका सही है, ठीक है। बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, ठीक है। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा, ठीक है। नहीं आपको ध्यान से देखना है। इस काल में बलात्क्रम या विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित थी, ये बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन आपको क्या दिया है, महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय बंगाल, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ठीक है। मैं बंगाल में शत्रु के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था, और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था, ये भी आपका सही है। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा जो महरौली शिलालेख है किससे संबंधित है, तो ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आपको ऑप्शन में एक भी पक्का देखने को मिलेगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। और ये महरौली शिलालेख कहाँ है आपका, दिल्ली में, दिल्ली में भी कहाँ पे, जो जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आपको कुतुब मीनार के आसपास पड़ता है, कौन, महरौली शिलालेख, ठीक है। तो और चौथा ऑप्शन क्या करा डी, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ये आपका गलत है, क्यों, सौराष्ट्र भी गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी, तो वो स्नेह चिन्ह से संपत्ति अधिकृत कर सकती थी, ठीक है, अर्जित कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ना है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है, ठीक है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात साहित्य संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचे, जिसे शास्त्रीय प्रकृति एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको सही नहीं बताना है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया है आपको, दूसरे को पढ़ते हैं यहाँ पर, महिलाओं को स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा के हकदार थी, और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थी। समय पूर्व विवाह, उस समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था उन्हें संपत्ति का अधिकार था। ये दूसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि महिला गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, ठीक है, यहाँ इतना कुछ नहीं था, तो इसलिए आपका ये कथन गलत हो जाएगा। तो आपको गलत ही पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के कथन को भी पढ़ लेते हैं। सी आपसे क्या कह रहा है, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांव के बड़े हुए अधिक अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है। और डी क्या है आपका, भूमि अनुदान ने भारत के कृषि दासता का उद्भव तथा सामंती विकास का रास्ता खोला, ये भी बिल्कुल सही है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी, तो ये की थी आपकी कुमार गुप्त द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका कुमार गुप्त प्रथम भी दिया है, और कुमार गुप्त आपको
द्वितीय भी दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त द्वितीय नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा। ठीक है, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 3 के 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त वंश का कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया संस्थापक कौन था, आपका श्रीगुप्त था। ठीक है, दूसरा कथन क्या दिया आपको? गुप्त वंश शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। तो आप 319 में से 78 को घटा दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 9 में से 1 गया 1, 11 से 7 गया 4, बच गया 3, 2, 241 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा कथन क्या दिया आपको? चौथा को भी देख लेते हैं। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बनेगा, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी थी, कब की थी? जब शकों को इसने क्या कर दिया? पराजय किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 1 2 3 4 4 के 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको फिर से यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान यहाँ पर करते हैं हम। एक तरफ आपको अधिकारी दे रखा है, एक तरफ आपको विभाग दे रखा है। ठीक है, तो महाबलाधिकृत किसको कहते हैं? सेनापति को कहते हैं, पहले का पहला सही हो जाएगा। महादंड नायक आपको न्यायाधीश को कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि विग्रह युद्ध मंत्री होता था, युद्ध एवं शांति के विषय में आपको बात करता था, उसको संधि विग्रह कहते थे, 3 का 3 हो जाएगा। और भंडागार अधिकृत ये कौन होता है? आपका राजकोष का अधिकारी, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका 1 2 3 4, 4 के 4 सही है। तो यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन आपको बताना है। भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। उद्रन आपका एक प्रकार का भूमि कर था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद ऊपरी कर या ऊपरी का भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, एक प्रकार का भूमि कर, ये भी सही था। शुल्क विदेशी वस्तुओं का आयात कर नहीं होता था। ठीक है, विदेश में नहीं, जो इंडिया में जो लगने वाले, जो उसमें भारत में जो लगने वाले आयात करते उन पे लगता था ना भारत में, शुल्क विदेशी वाला नहीं था। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है आपसे पूछ रहा है। मेघदूत कालिदास बिल्कुल सही है। हर्षचरित बाणभट्ट ये भी सही है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ये भी सही है। ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट की नहीं है। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की है, ब्रह्म सिंह है, ब्रह्मगुप्त ऐसा नाम है, इसकी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमाणुवाद किस सिद्धांत या किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो ये आपका वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम हो जाएगा, और सांख्य दर्शन आपका कपिल हो जाएगा, और योग दर्शन आपका कौन हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं हम गुप्तोत्तर काल के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार आपको करना है। ठीक है, तो पहला आपको क्या दिया देखते हैं ध्यान से, क्या पूछ रहा है पहले वो देख लेते हैं। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आठ 8वीं शताब्दी ईस्वी में किए थे? ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में कौन कौन थे? पहले हम इनका शासन काल देख लेते हैं, कौन थे, किस सदी में आया था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं होयसाला की। तो होयसाला वंश आपको मेनली अभी जो कर्नाटक का एरिया है वहां पर इनका शासन था। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? 10वीं से लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास इनका शासन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद गहड़वाल वंश है, तो गहड़वाल यानी कि जो कन्नौज का जो शासक था गहड़वाल वंश है, तो वहां से संबंधित है। ठीक है, और इनका शासनकाल लगभग 11वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच रहा था। ठीक है, फिर पूछ रहा है आपको काकतीय वंश है, तो काकतीय वंश का, तो ये भी आपका दक्कन क्षेत्र में यानी कि जो दक्षिणी भारत है वहां का एरिया में ये ज्यादा रहते थे, तो इनका भी 12वीं से लेकर लगभग 14वीं में इनका देखने को मिलता है। और यादव का क्या है? इनका भी 12वीं से लेकर 14।
और ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, दक्कन एरिया में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 10वां 22वां 11वां और आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 8वीं शताब्दी का, तो 8वीं शताब्दी का तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं किसी ऑप्शन में है, तो देखते हैं पहले। हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी का इनमें से कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आपको विचार करना है, यहाँ पर एक तरफ आपको राजा दे रखा है, दूसरी तरफ इनका राजवंश दे रखा है। ठीक है, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो नन्नुक होता है। ठीक है, संस्थापक कौन है, यहाँ का राजा भी हो गया, संस्थापक संस्थापक भी हो गया, दोनों आपका बिल्कुल सही है। परमार जय शक्ति कोई संबंध नहीं है, परमार जय शक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है। नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहार बिल्कुल सही है, और इसका संस्थापक बोलेगा तो नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगर प्रथम नागभट्ट प्रथम बोलेगा तो आपको गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या कर देना है, संस्थापक कर देना है। और ये भोज का संबंध परमार वंश से, किससे है, परमार वंश से संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्रकूट का आपको संस्थापक बताना है, तो कौन है, दंती दुर्गा। कौन है, दंती दुर्गा है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सही है, फिर ये पूछ रहा है। तो आपका एक तो एक सही है, एक आपका 3 सही है, तो केवल 2 ऑप्शन आपके सही है। तो कितने से मिले थे, केवल 2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तब कौन किसका शासन था, यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मगध, तो इसमें मगध था, बिल्कुल सही है। इसमें मालवा था, मालवा नहीं था इसमें। ठीक है, थानेश्वर था, बिल्कुल सही है। कन्नौज था, बिल्कुल सही है। देवगिरी के यादव ये नहीं थे, और यानी कि छठा वल्लभी के मैत्रक ये भी सही थे। ठीक है, यानी कि 1 3 4 6, तो 1 3 4 6, तो 1 3 4 6 किस ऑप्शन में, इनको देखते हैं, क्योंकि बाकी तो अलग सदी के थे ना, हमने पूछ रहा 7वीं शताब्दी के। तो जो ये देवगिरी के थे ये लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास थे, और जो मालवा वाले थे लगभग 14वीं शताब्दी के। और वैसे भी जो देवगिरी वाला ये तो वैसे भी आपका दक्षिण भारत का हो गया, हमें बात कर रहा था उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में यानी कि 1 2 3 4, लगभग 1 3 4 6, तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, चौथा है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखना है, मतलब उनको घटनाओं को क्रम से लगाना है। ठीक है, तो क्रम से कैसे लगाएं, देखो, राजा भोज के अधीन जो प्रतिहारों का उदय हुआ था वो लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब, लगभग 8वीं शताब्दी में। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना कब हुई थी, ये लगभग आपके 7वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपके 850 ईस्वी में, लगभग 9वीं शताब्दी इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है आपका, फिर आपका गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, तो लगभग 750 ईस्वी में, ये भी 8वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका सबसे पहले आएगा 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी का मतलब होता है लगभग 601 से लेकर 699 तक के बीच में, सब आपका 7वीं शताब्दी में आएगा। तो यानी कि पहले आपका 2 आने वाला है, ये 1 आएगा, उसके बाद फिर आएगा लगभग 750 ईस्वी में, फिर आएगा आपका 4 आएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा कौन सा, फिर आएगा आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये आएगा 1 2 आएगा सबसे पहले, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 3, तो यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित बताता है। तो हुंडी क्या होता था, इससे आपको बताना है। ठीक है, ये एक विनिमय पत्र होता था, आपको याद करना होगा। ठीक है, विनिमय पत्र क्या होता था, एक विनिमय पत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, तो ये मोटुपल्ली था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये कृष्णा नदी के मुहाने पर है, कहाँ है, कृष्णा नदी के मुहाने पर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा, तो अर्घट्टा क्या होता था ये आपको बताना है। ठीक है, किसे किसे निरूपित करता है, तो अर्घट्टा क्या होता था, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र होता था। ठीक है, आप लोग घट्टा से मतलब घट शब्द, घट हमारे अगर कुमाऊनी पहाड़ी में देखोगे तो घट का मतलब होता है चक्की के लिए, जो घट वाली पानी चक्की से चलती है ना, घट मतलब चक्की, और चक्की चलते मेनली पानी से चलती है। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती अवस्था का एक अनिवार्य तत्व है? तो आपको ऑप्शन पढ़ने होंगे। पहला आपका है, पहला क्या दिया, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सामंती व्यवस्था में क्या था, मतलब जो केंद्र और जो प्रांतीय था दोनों के बीच अच्छा खासा संबंध यहाँ पर था। ठीक है, इतना दूर वाला नहीं था। ठीक है, तो यानी कि तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो क्या है आपका, भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये आपका बिल्कुल सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनाने के नीचे बनानी, तो ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, 3 हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आगे पीछे मुझे लग रहा हुआ होगा इसमें। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, इसका नाम क्या था, ह्वेनसांग। ठीक है, ये आगे पीछे लिखा गया। ठीक है, तब ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की समस्याओं, दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, जो युआन च्वांग ही नाम ह्वेनसांग का है। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए इसमें। तो इसने क्या क्या कहा था इसमें, पहला कहा इसने क्या, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। इसने कहा था कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरे सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, कहा था इसने। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या दिया है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। व्यापारियों को 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी केवल 2 और 3 कथन सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ईशान वर्मन हरड़ा या हरहा पाषाण अभिलेख बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मौखरी वंश से संबंधित है। किससे? मौखरी वंश से। ईशान वर्मन का संबंध किससे है? तो मौखरी वंश से है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, यही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि गया ताम्रपत्र आपका कनिंगम को मिला था। कहाँ मिला था? बिहार में। अलेक्जेंडर कनिंगम को मिला था। ये कहाँ मिला था? बिहार के गया में मिला था। तो इसलिए सर्ववर्मन से कोई संबंध नहीं है। और जीवित गुप्ता द्वितीय जैव, ये देव वारणाक अभिलेख, ये आपका बिल्कुल सही है। और ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। तो ये आपका जो हरा पाषाण अभिलेख है, यूपी से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट है? बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ठीक है, इसमें प्रतिहार थे बिल्कुल थे, पाल थे बिल्कुल थे, राष्ट्रकूट थे बिल्कुल थे, चोल इसमें नहीं थे। ठीक है, तो प्रतिहार से जब इनका युद्ध हुआ होगा, तब किसी एक राजा ने इसमें मतलब वो तो किया होगा, मतलब कोई एक राजा आया होगा जिसने यहाँ पर आरंभ किया होगा युद्ध का। तो ये कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, प्रतिहार से। तो पाल से कौन था? पाल से आपका धर्मपाल था। और राष्ट्रकूट से कौन था? ध्रुव था। कौन था? ध्रुव था। ठीक है, इन्होंने लड़ाई की स्टार्टिंग की थी। बाद में बहुत सारे युद्ध, कम से कम 2-300 साल युद्ध चलता है, तो कोई भी कोई वहां पर आता है। ठीक है, फाइनली इसमें कौन जीतता है? तो मतलब अंतिम रूप से कहें तो कोई राष्ट्रकूट इसमें जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे प्रतिहारों को भी मिला ही था हल्का फुल्का, लेकिन फाइनली राष्ट्रकूट को ज्यादा इसमें जीतने को मिलता है अंतिम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ में धार्मिक कार्य कराया था? तो ये किसने कराया था आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर सी दंती दुर्ग ने कराया था। ठीक है, दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट का संस्थापक था ये, राष्ट्रकूट का संस्थापक। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? अधिकतर बच्चे शिजुकी कर देंगे। शिजुकी तो इसके ग्रंथ का नाम था। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यिनथू या थियानथू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ठीक है, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर कराया था? नर्मदा घाटी पर। नर्मदा नदी थी यहाँ पर आपका हर्षवर्धन था। दक्षिण भारत से आता है यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय। दोनों के बीच संघर्ष होता है। इस संघर्ष की बात किसने कर रखी है? तो पुलकेशन द्वितीय का एक कवि था, मतलब एक कवि था। वो कौन था? उसका नाम था आपका राज कवि था, कुछ इस तरह का नाम था, रवि कीर्ति, सॉरी। तो उसका नाम था रवि कीर्ति। इसका कवि या लेखक कह सकते हैं, पुलकेशन द्वितीय का एक कवि या
तो कवि था कौन? रवि कीर्ति। तो इसका उल्लेख किसने किया है? रवि कीर्ति ने अपनी बुक में कर रखा है, ठीक है। तो यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है? मतलब पुलकेशिन द्वितीय किसको हराता है? तो ये हर्षवर्धन को हराता है, ठीक है। लेकिन बाद में एक युद्ध और होता है, फिर पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन हरा देता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो ये आपने धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? गोपाल ने की थी, वो भी आप याद कर लेना, ठीक है। उदंतपुरी किसने की थी? आपका ये की थी आपने गोपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाहा की थी? ठीक है। तो एक एक करके हम अधिकतरों की उपाधि यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये गुज्जर प्रतिहार में जो आपका आंसर है वो मिहिर भोज है। मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? आदिवाहा की थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है वत्सराज। तो वत्सराज ये भी प्रतिहार वंश का ही शासक है। तो इसने उपाधि धारण की थी राजा राणा हस्ती की। राणा हस्ती की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? तो ये वत्सराज ने की थी, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि ये सेम वही परम भट्टारक की थी। और जो नागभट्ट प्रथम है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसको हरीशचंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरीशचंद्र। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा वो कौन सा राजा है जिसका नाम हरिश्चंद्र भी कहते हैं, तो नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइयान एक चीनी यात्री तीर्थयात्री था, यह कथन आपका बिल्कुल सही है यहाँ तक। जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये हर्षवर्धन के नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ये पहला कथन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है? वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है। जो हर्षवर्धन था वो किसके साथ? जो वेनसांग था, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। यानी कि दोनों कथन आपको उल्टे दे रखे हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यभूति ने, ठीक है। तो पुष्यभूति के बाद अनेक राजा आते हैं, तो उनमें एक राजा आता प्रभाकर वर्धन। तो इसके तीन बेटे थे, एक का नाम था आपका राजवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और एक इसकी बेटी थी जिसका नाम था राजश्री, ठीक है। तो तीनों का आपको याद करना होगा। पहले राजवर्धन गद्दी पर बैठता है, फिर ये मारा जाता है, फिर हर्षवर्धन आता है, इसकी इसकी बेटी की शादी होती है। तो वो सब आप लोगों का कथा आपको पता होगा ही पूरा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख की रचयिता कौन है? तो ये आपके कौन है? वाशुल कवि, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन भी ये रहने वाला है, ठीक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास के पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी वाकपत्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम संगम काल को कवर करेंगे, एक दो टॉपिक और इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, क्लास काफी लंबी हो जा रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा लंबी न बनाते हुए आज केवल 30 से 35 मिनट की आपकी क्लासें रहेगी, ठीक है। कल थोड़ा लंबी हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि 25 से 30 से 35 मिनट के बीच आपकी क्लास हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।